प्रतिनिधित्व करता है वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि माइंड और इमोशंस ये जो है हमारे जीवन के दैनंदिन जीवन के भी महत्वपूर्ण घटक आप इन्हें मान सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो होता है इसके जो फेजेस होते हैं ये हम सभी जानते हैं कि बदलते रहते हैं। 16 कलाओं का चंद्रमा माना गया है। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है इसके ऊपर भी फलित का महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा को कैसे देखना चाहिए, किस तरीके के बल उनके देखने चाहिए कि चंद्रमा कब बली है कब बली नहीं है। तो इसे हम वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि चंद्रमा किस राशि में है। उसके बाद हम देखें कि चंद्रमा उच्च का है या स्व राशि का है। इसके बाद देखना है चंद्रमा की प्लेसमेंट की वो किस हाउस में है। और उसके बाद जो हमें अगली चीज देखनी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है उसका पक्ष बल। तो पक्ष बल की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पूर्णिमा के आसपास का जब जन्म होता है तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। पूर्णिमा के बाद भी 6 दिन तक चंद्रमा में बल रहता है और धीरे धीरे उसका बल क्षीण होने लगता है। तो इस तरीके से हमें पक्ष बल को देखना चाहिए। सिर्फ यह देखना ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ या शुक्ल पक्ष में तो ही उस चंद्रमा का बल रहेगा या नहीं रहेगा। हमें यह देखना है कि अमावस्या की ओर बढ़ता हुआ जो चंद्रमा रहेगा और निश्चित रूप से बलहीन होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष के बाद भी कुछ दिन तक लगभग षष्ठी तक चंद्रमा में बल रहता है। इसके बाद बात आती है मून के प्लेसमेंट की। तो हमें पता है कि मून दिग्बली होता है 4th हाउस में। थर्ड चीज़ हमें जो देखनी चाहिए चंद्रमा की कि वह उच्च राशि का है जैसे कि वृषभ में रहता है या स्व राशि का है जैसे कि वो कैंसर साइन में रहता है। तो चंद्रमा के बारे में एनालाइज करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है, किन ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, किन हाउसेस में वो बैठा हुआ है और वह पक्ष बली है या नहीं। इसके अलावा किस राशि में वह बैठा है यह भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसा कि हमारा मन होता है कि जिन भी परिस्थिति में हम रहते हैं या जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनके विचारों का प्रभाव हम पर निश्चित रूप से पड़ता है। यही स्थिति चंद्रमा की भी है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो अकेला बैठा हुआ है, उसके दोनों तरफ मतलब जहाँ भी चंद्रमा स्थित है जिस भी हाउस में उसके दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो यह दोष केमद्रुम दोष कहलाता है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। अब केमद्रुम दोष जो होता है वो किन परिस्थितियों में कैंसल होता है और कब उसका दोष नहीं लगता, कब उसका प्रभाव नहीं होता, यह सब भी मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो चंद्रमा होता है वो जिस भी राशि में स्थित होगा वहाँ के गुणधर्मों को निश्चित रूप से एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए कि चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, एरीज में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वो एग्रेसिव होगा, इम्पल्सिव होगा, कहीं ना कहीं टारगेट ओरिएंटेड भी रहेगा यदि अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। और वही यदि जल तत्व की राशि में चंद्रमा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में भावनाओं की जो तीव्रता है वह बहुत ज़्यादा होगी। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा हुआ है किसी भी नेटिव का 10th हाउस में बैठा है और वह बैठा हुआ है एरीज साइन में, उसके साथ बैठा हुआ है शनि और पड़ रही है दृष्टि जुपिटर की। तो अब इसे कैसे समझेंगे। पहली बात तो हमने देखा कि चंद्रमा कौन से हाउस में है, 10th हाउस में, मतलब व्यक्ति का जो फोकस है वह होगा अपने करियर की तरफ, पब्लिक इमेज की तरफ, मान सम्मान की तरफ। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो नेटिव होगा उसका जो इमोशनल माइंडसेट है या आप ये कह सकते हैं कि इमोशनल बैलेंस तभी बना रहेगा जब वो करियर ओरिएंटेड रहेगा या करियर की तरफ उसका रुझान रहेगा, वहाँ उसे सक्सेस मिल रहा होगा क्योंकि मन वहाँ लगा हुआ है। चंद्रमा मतलब मन है। इसके बाद चंद्रमा यहाँ बैठा है शनि के साथ, तो अब शनि के जो कारकत्व है वह भी चंद्रमा के ऊपर हावी हो गए। तो निश्चित रूप से करियर में जो आने वाली परेशानियां हैं, अप डाउन है, स्ट्रगल है, वो व्यक्ति को करने पड़ेंगे। इसके अलावा डिलेड प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन जो भी प्रोग्रेस होगा वो स्टेबल भी होगा। अब इस पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। अब गुरु विजडम का कारक है, गुरु एक्सपांशन का कारक है, तो कहीं ना कहीं जो शनि से आने वाले नेगेटिव ट्रेड्स थे चंद्रमा के ऊपर वह गुरु की दृष्टि से कम हो गए क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह भी है। तो इस तरीके से हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं चंद्रमा जो है वो जिस भी राशि में बैठा है उस राशि के नक्षत्र होंगे। जैसे कि आपको पता है नक्षत्र विचार में मैंने ऐसा आपको समझाया हुआ है। तो जिस भी राशि में हम चंद्रमा को देख रहे हैं उससे एसोसिएटेड जो नक्षत्र है उन नक्षत्रों का प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने केतु नक्षत्रों को उठाया हुआ है क्योंकि चंद्र केतु युति भी कई बार देखने में आती है और राहु केतु जो होते हैं ये काफ़ी क्या कहना चाहिए एक गहन अध्ययन का विषय रहे हैं। तो इसलिए मैंने केतु नक्षत्रों को उठाया है। तो अब बात करते हैं जो केतु है वो नक्षत्र स्वामी होता है कहाँ कहाँ। तो एक होगा वो अश्विनी में, एक होगा मघा में, दूसरा होगा मूल नक्षत्र का स्वामी बनेगा। ठीक है, तो अब आगे हम और देरी नहीं करते हैं, कुछ उदाहरण कुंडलियों का उपयोग करेंगे। उसके पहले समझने की कोशिश करेंगे कि अश्विनी, मघा और मूल ये जो 3 नक्षत्र हमने उठाए हैं इस नक्षत्रों के जो ट्रेड्स होते हैं उनका प्रभाव भी क्या चंद्रमा के ऊपर पड़ता है या सिर्फ केतु का ही प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो केतु नक्षत्र का स्वामी बन रहा है, नक्षत्र स्वामी बन रहा है, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा का, उसकी स्थिति कुंडली में कहाँ पर है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो जो फलित निकल कर आता है वो फलित किस तरीके का होता है इसे हम थोड़ा उदाहरण कुंडलियों से समझेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी यात्रा पर। अब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है, मतलब अश्विनी, मघा और मूल जिसका नक्षत्र स्वामी केतु बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो केतु के एनर्जी से संचालित हो रहा है, आप कह सकते हैं। तो केतु जो डिटैचमेंट को शो करता है, आइसोलेशन को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में होना इस बात को शो करता है कि जो भी नेटिव रहेगा वो वर्ल्डली प्लेजर से उसका डिटैचमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका रुझान रहेगा। इसके अलावा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन रहना, ये भी स्थिति इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातकों के स्वभाव में आपको देखने को मिल सकती है। इंट्यूशन पावर इनका काफ़ी अच्छा होता है और पास्ट लाइफ कर्मा के साथ भी केतु को जोड़ के देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा के साथ टोटली अटैच्ड होता है। पास्ट लाइफ कर्मा के साथ तो हम सभी अटैच्ड होते हैं, लेकिन चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र में है तो जो भी प्रीवियस लाइफ्स के अनफिनिश्ड कर्म है उन कर्म की तरफ व्यक्ति का रुझान होगा और वह रुझान धीरे धीरे एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी व्यक्ति को लेके जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अश्विनी नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो किस तरीके के ट्रेट्स जातक के बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। और जब अश्विनी नक्षत्र की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि अश्विनी कुमार इस नक्षत्र के देवता माने गए हैं। मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, मतलब जिनका चंद्रमा इस नक्षत्र में है, उनमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा, इम्पल्सिव होगा और नेचुरल हीलर होगा। किसी न किसी तरीके से लोगों को गाइड करने की जो इच्छा है वो अश्विनी वाले चंद्रमा में देखने को मिलती है और इसके बदले में उन्हें किसी तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं होता, मतलब विदाउट गेन वो ये काम करना चाहते हैं। जब हम मघा की बात करते हैं तो मघा नक्षत्र को पितरों के साथ जोड़ के देखा जाता है और मघा नक्षत्र हमें पता है कि सिंह राशि में आता है। तो जो केतु का डिटैचमेंट होता है वो सिंह राशि के जो ट्रेड्स है, जो कि रिकॉग्नाइजेशन है, लीडरशिप है, इन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अपने ईगो के साथ मघा वालों में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो नक्षत्र के जातक रहेंगे, मतलब जिनका चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, इसे आप ध्यान रखिए, तो वो एम्बिशियस होंगे, कहीं ना कहीं लोगों से रिस्पेक्ट पाने की इनकी इच्छा रहेगी। जो भी कस्टम्स चले आ रहे हैं उन कस्टम्स को एज इट इज़ फॉलो करना ये मघा वालों के साथ देखने को मिलता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि फैमिली लीगेसी को कंटिन्यू करने वाले मघा नक्षत्र चंद्रमा वाले लोग होते हैं। जब हम मूल की बात करते हैं तो मूल का मतलब जो है वो अपरूटिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है तो जो व्यक्ति रहेगा उससे एक प्रकार की फ्रीडम
की नीड रहेगी। मतलब वो चाहेगा कि वो फैमिली से, सोसाइटी से हटकर अपनी मर्जी से कुछ करके दिखाए, अपने बलबूते पे कुछ वो पाना चाहता है। और कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सर्च की तरफ भी इन लोगों का रुझान होता है। वैसे तो केतु यदि नक्षत्र स्वामी बनता है चंद्रमा का, तो इन तीनों नक्षत्रों में आप देखेंगे कि लेटर एज में कह लीजिए, या जब भी दशा अंतरदशा केतु की आती है, चंद्रमा की आती है, तो उस समय एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सर्च की तरफ ये जातक निश्चित रूप से जाएंगे। तो इससे जुड़े हुए जो ऑकल्ट साइंस हो गया या फिर मिस्टिकल सब्जेक्ट्स हो गया, उनकी तरफ वो आकर्षित होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मान लीजिए अब एग्जाम्पल के लिए कि किसी का चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र में है और 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब 12th हाउस में पता है कि आइसोलेशन का, इनलाइटमेंट का है, चैरिटी का भी माना जाता है, और भी कई कारकत्व 12th हाउस के होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप देखेंगे कि एक लेटर एज में जाने के बाद वो सारे मटेरियल डिज़ायर्स को छोड़ देंगे और अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, टीचिंग में जो होंगे देने की कोशिश करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सोशल सर्विस कर रहे होंगे इस क्षेत्र में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो केतु का इम्पैक्ट है वो तो मून पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू नक्षत्र ट्रेट्स ये इम्पैक्ट जो होता है वो वेरी करता है। अब हम देखते हैं एक उदाहरण कुंडली। तो ये जो उदाहरण कुंडली स्क्रीन पे आपको दिख रही है, तो इसमें हम चंद्रमा के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो चंद्रमा जो है यहाँ मघा नक्षत्र में है और सिंह राशि में बैठा है, कर्क लग्न की ये कुंडली है। तो जो लग्नेश है ये खुद ही जो है सिंह राशि में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा है, मीन्स अमावस्या के आसपास का जन्म है। साथ में इसके साथ मरकरी है, और मरकरी की स्थिति हम देखते हैं तो मरकरी यहाँ पे 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। अब देखना ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है चंद्र, सूर्य और मरकरी का, वो भी 2nd हाउस में, वो इस जातक को किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। तो इसके लिए हम थोड़ा पहले ब्रेकअप कर लेते हैं। लग्नेश की स्थिति को सबसे पहले देखेंगे। तो लग्नेश का 2nd हाउस में बैठना, अब 2nd हाउस जो है वो मारक स्थान भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है फैमिली ओरिएंटेड होगा, मनी ओरिएंटेड होगा, मीन्स पैसा कमाने की इच्छा उसकी भरपूर होगी। लेकिन माइंड के लिए और बॉडी के लिए, पर्सनालिटी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को बल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चंद्रमा जो है यहाँ पर बैठा मित्र राशि में है, एक मित्र के साथ भी बैठा है, और जो बुध है जो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है उसके साथ भी बैठा हुआ है। अब यदि हम डिग्री वाइज डिफरेंस देखेंगे तो चंद्रमा और सूर्य में बहुत क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अमावस्या के आसपास का ही जन्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि एक तो स्वराशि का बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया कि चंद्रमा के जो नेचुरल ट्रेट्स थे, इमोशंस, इन सबको पूरे तरीके से सप्रेस्ड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इमोशनल टर्बुलेंस के साथ जो होगा वो परेशान होता हुआ नज़र आएगा। फिर तो जो नेटिव की पर्सनैलिटी रहेगी उसका फोकस टोटली रहेगा वेल्थ के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। इसके बाद इसका स्पीच यदि हम देखेंगे तो वो रूड रहेगा, प्राउडी रहेगा, एक डिग्निफाइड बिहेवियर रहेगा। अब केतु का इन्फ्लुएंस भी इसके ऊपर होगा, क्योंकि मघा में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो डिटैचमेंट फ्रॉम वेल्थ को भी यह दिखाता है कि कितना भी पैसा कमा ले लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पर नेटिव को वेल्थ को लेकर नहीं रहेगा। फैमिली का जो लेगेसी होगा उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि मघा के जो स्वामी बनते हैं नक्षत्र के, जो बनते हैं वो पितर बनते हैं। तो इस वजह से एंसेस्टर्स के साथ जो भी इनका एक कार्मिक रिलेशन है उसको वो कैरी ऑन करता हुआ नेटिव दिखाई देगा। इसके बाद यदि हम आगे और देखते हैं इसका, तो इनको कहीं ना कहीं सन का जो ईगो है वह मून के इमोशंस के ऊपर ओवरराइड होने की वजह से इमोशनल टर्बुलेंस जो होगा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महसूस होगा, कि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगेगा कि वो जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसमें वो खुश नहीं है, पैसा कमा रहा है खुश नहीं है, फैमिली के साथ है वो खुश नहीं है। इस तरीके के कुछ ट्रेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, यदि हम कुंडली में देखेंगे जुपिटर को, जो कि 10th हाउस में बैठा है और बैठा भी है मित्र राशि में। तो जुपिटर की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है। जुपिटर जो है वो शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि का पड़ना किसी भी चीज़ को निश्चित रूप से शुभता ही देता है और एक्सपांशन भी करता है।
तो ये जुपिटर जो कि 6th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है और भाग्येश भी बन रहा है, तो भाग्य का साथ व्यक्ति को वेल्थ एक्यूमुलेशन में निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस जो होता है वो संचित धन को भी दिखाता है। और इसके बाद ये 6th हाउस का भी लॉर्ड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड अप डाउन्स भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th में बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो फादर का इन्फ्लुएंस भी नेटिव के ऊपर रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, जो कि पिता को शो करता है। व्यक्ति धार्मिक भी निश्चित रूप से होगा ही। तो यदि हम इसको समराइज करते हैं रिजल्ट्स को, तो यही समझ में आता है कि ये जो कुंडली है इसके लिए चंद्रमा का मघा में होना, अमावस्या के पास का जन्म होना, मरकरी के साथ होना और उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि का पड़ना, ये सब मिला के ये दिख रहा है कि जहाँ हमने पहले देखा था कि चंद्रमा को बल नहीं है, चंद्रमा अमावस्या क्या है, तो ऐसा लग रहा था कि पर्सनैलिटी के लिए और माइंडसेट के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि पड़ने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वह काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर का ब्लेसिंग यहाँ पर पड़ रहा है। इसके अलावा जो 2nd हाउस से मिलने वाले ट्रेड्स है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फैमिली लाइफ हो गया, फूड हैबिट्स हो गया, इसके अलावा वेल्थ हो गया, तो इन सब में भी जुपिटर का जो है सपोर्ट इस नेटिव को मिलता रहेगा। लेकिन हमारा टॉपिक ये था कि चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब होने के बावजूद भी, यद्यपि जुपिटर धन का कारक है और 2nd हाउस का कारक बनता है, तो वहाँ पे उसकी दृष्टि होने के बाद भी व्यक्ति का डिटैचमेंट 2nd हाउस से मिलने वाले ट्रेड से होता रहेगा और उसका जो फैमिली लाइफ रहेगा वो हमेशा ही जो है परेशानी में रहेगा, क्योंकि उसका जो डोमिनेंस रहेगा फैमिली पर वो हमेशा रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, स्पीच के थ्रू उसका डोमिनेंस फैमिली पर रहेगा, क्योंकि जो सूर्य है वह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है। तो इस तरीके से केतु का प्रभाव जो होगा वो चंद्रमा के ऊपर पड़ा, सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ा, मरकरी का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ा और सिंह राशि में चंद्रमा होने की वजह से सिंह राशि के जो ट्रेड्स थे वो भी चंद्रमा ने एब्जॉर्ब कर ली और उसके ऊपर आखिरी में प्रभाव पड़ा जुपिटर का। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए। चलिए एक और कुंडली देखते हैं। अब ये कुंडली आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो कन्या लग्न की कुंडली है। चंद्रमा को हम देख लेते हैं। चलिए इसके पहले लग्नेश को भी देख ले। तो लग्नेश यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे मघा नक्षत्र मघा में है, तो जिसका स्वामी बना केतु और चंद्रमा दिग्बली है और शुक्ल पक्ष पंचमी का जन्म है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बल जो है वो उतना अच्छा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा यदि हम चंद्रमा को देखते हैं तो इसके ऊपर राहु और जुपिटर एक अच्छे और एक बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा यहाँ पे किसी के साथ स्थित नहीं है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि में है। तो जो धनु राशि के ट्रेड्स है वो चंद्रमा ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए। तो इसमें पहला हमें क्या निकल के आएगा? पहला यही निकल के आएगा कि व्यक्ति काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होगा, एनर्जेटिक होगा, अपने लक्ष्य के ऊपर इसका पूर्ण रूप से ध्यान रहेगा, फ्रीडम लवर रहेगा, किसी तरीके के बंधनों में रहना उसे पसंद नहीं रहेगा और हायर नॉलेज गेन करने की इच्छा भी इस इंसान की रहेगी, क्योंकि धनु राशि जो है वो धनु राशि जो है वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ भी जुड़ी हुई रहती है। काल पुरुष की कुंडली की 9वीं राशि है जो कि भाग्य स्थान है, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं यदि चंद्रमा के 4th हाउस में रहने की, दिग्बली होने की, तो 4th हाउस के जो ट्रेड्स है, 4th हाउस किन किन चीज़ों को शो करता है हम कई बार देख चुके हैं कि ये मदर को शो करता है, मेंटल पीस को शो करता है, उसके बाद व्हीकल्स को, लैंड को शो करता है। इसके अलावा जो हमारा एंसेक्टर्स होते हैं इनके साथ भी जुड़ाव जो है 4th हाउस के साथ जोड़ के देखा गया है। तो ये जो चंद्रमा का यहाँ पर मघा नक्षत्र में रहना, मैंने इंसेक्टर्स की बात इसीलिए की क्योंकि चंद्रमा आगे यहाँ केतु के नक्षत्र में है, तो व्यक्ति फैमिली हेरिटेज को कैरी ऑन करता रहेगा। 4th हाउस से जुड़े हुए ट्रेड्स में नेचुरली बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। उसका जो रुझान होगा अपने घर की तरफ, होम एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। उसके लिए काफ़ी कोशिश करेगा कि घर में जो वातावरण है वो शांति का रहे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह भी है और अपनी मदर के साथ इसका नेटिव का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा।
लेकिन चंद्रमा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल प्राप्त नहीं है। इस वजह से जो 11th हाउस जहाँ पे कर्क राशि जिसका लॉर्ड बना है चंद्रमा और बैठा 4th हाउस में, तो जो वहाँ से मिलने वाले रिजल्ट्स हैं, जो गेन होता है 11th हाउस गेन का भी होता है, तो वो रिजल्ट्स उतने अच्छे से वह नहीं दे पाएगा। लेकिन गेन जो भी मिलेंगे वह मदर के थ्रू मिलेंगे, या आप ये कह सकते हैं उसके घर से उसको गेन मिलेंगे। लेकिन अब यदि हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि जो मूल नक्षत्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन अपरूटिंग को भी शो करता है। स्पिरिचुअलिटी को तो निश्चित रूप से शो करता ही है, क्योंकि केतु के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस व्यक्ति का जो रुझान रहेगा वो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ रहेगा। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन? तो 4th हाउस से जुड़े हुए ट्रेड्स में वो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा कि जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है उसके थ्रू वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और राहु जो है वो डिज़ायर्स को, अनकन्वेंशनल अप्रोच को, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच को भी शो करता है, और वह दृष्टि भी डाल रहा है 12th हाउस से। तो वो 4th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी 4th हाउस से निकलने वाले रिजल्ट्स है उसके लिए जो तरीका रहेगा वह कन्वेंशनल नहीं होगा, कुछ हटके वह करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं उसको व्यक्ति को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है अपने घर से, अपने मदर से, डोमेस्टिक नॉर्म से, ये सब चीज़ें हो सकती है। उसे लगेगा कि उसे होमलैंड में नहीं रहना है, घर से दूर रहना है, विदेश में जाके रहने की उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, क्योंकि राहु विदेश को भी शो करता है। अब इस पे एक और दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की। अब जुपिटर इस कुंडली में यदि हम देखेंगे तो वैसे तो लग्नेश का मित्र नहीं है, लेकिन केंद्र का स्वामी बन के बैठा हुआ है, और जुपिटर अपने ही घर को देख रहा है। तो इस वजह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो 4th हाउस को मिल गई, और जो व्यक्ति रहेगा जो इनिशियल टर्बुलेंस उसको मूल नक्षत्र की वजह से मिल रहा था, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम जो होगा वो जुपिटर करेगा। इमोशनल लाइफ रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट टग ऑफ वॉर, है ना, बिटवीन ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड वर्ल्डली ऑब्सेशन। वर्ल्डली ऑब्सेशन इस वजह से क्योंकि राहु का एस्पेक्ट इसके ऊपर है जो उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ खींच रहा है, और जुपिटर का एस्पेक्ट है मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, तो जो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रहा है। तो क्या सही है और किस तरफ जाना चाहिए, इसमें इमोशनल टर्बुलेंस में नेगेटिव थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा। उसके बाद राहु और मूल का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो रेसिडेंस रहेगा व्यक्ति का वो बार बार बदलता रहेगा, कभी भी अपनी होमलैंड पर वह नहीं रह पाएगा। और यदि आप कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो 4th हाउस का लॉर्ड गया भी 12th में है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो रुझान होगा वो विदेश की तरफ ज़्यादा रहेगा। और मूल और जुपिटर और राहु ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि मूल का हो गया स्वामी केतु और जुपिटर और राहु। तो ये राहु का जो अनकन्वेंशनल अप्रोच इस तरीके से रहेगा कि वह जो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो जाने की उसकी इच्छा है वह नॉन ट्रेडिशनल होगी। मतलब जो चला आ रहा है परंपरा का मार्ग या जो धर्म का मार्ग जो कि सदियों से हम सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे, उसको वह फॉलो नहीं करेगा, उसकी एक अलग सोच रहेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे इसमें कि वह स्पिरिचुअल नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल निश्चित रूप से होगा। किसी भी तरीके की गहन अध्ययन करने की इच्छा भी उसकी होगी। और लेटर एज ऑफ लाइफ मेरी दशा आ जाती है, केतु की दशा आ जाती है, चंद्रमा की, तो व्यक्ति इस दिशा में उसका रुझान हो जहाँ पे भी चंद्रमा स्थित है, जिस भी हाउस में वो स्थित है, उस हाउस से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट्स है, उस हाउस से जुड़े हुए जो भी ट्रेड्स है, उनके साथ व्यक्ति का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो होगा वो अनफिनिश्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि केतु उसका स्वामी बन रहा है। और केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस से जुड़ी हुई एनर्जी जो है वो चंद्रमा के पास आएगी, और उसके थ्रू ये रिजल्ट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये देखने में आती है कि इमोशनल टर्बुलेंस जो होगा वो नेटिव के लाइफ में चलता रहेगा, क्योंकि देखिए केतु जो है वो डिटैचमेंट और आइसोलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा उसके नक्षत्र में बैठ
बैठा है, तो जहाँ पे भी चंद्रमा स्थित है, जिस भी हाउस में स्थित है, जिस भी राशि में स्थित है, तो वहाँ से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स नेटिव को मिलने चाहिए उसमें वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा, या उस आप ये कह सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा उसका ज़्यादा रहेगा। और जो थर्ड थिंग जो मैंने देखने में आई है कुंडलियों में कि चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में होना, चाहे वह अश्विनी हो, मघा हो या मूल हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि केतु की दशा कब एक्टिवेट हो रही है, चंद्रमा की दशा कब एक्टिवेट हो रही है, और बाकी भी कॉम्बिनेशंस हमें कुंडली में देखने होते हैं। तो कुल मिला के चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में होने से जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स का ही जो समरी है वो मैंने आपके सामने इन दो कुंडलियों के माध्यम से रखी है। ये दोनों कुंडलियाँ मेरे खुद के डेटा रिकॉर्ड से मैंने ले रखी है। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि कहीं आपका चंद्रमा तो केतु के नक्षत्र में नहीं है और दशा आपकी हो सकता है केतु की चल रही हो या चंद्रमा की चल रही हो या दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसके अलावा भी यदि किसी तरीके की आपको कोई परेशानी है, तो इस चैनल का उद्देश्य यह भी है कि आपको ज्ञान के साथ साथ आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी हम दे सकें। तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट्स में आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ये भी इस चैनल का सेकेंडरी गोल है। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।